एम रेलवे में। अभी आज जो है क्लास 3 है पॉलिटी की, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था प्रीएम्बल क्या है, हमने 3 टर्म्स देखी थी, जैसे कि व्हाट इज़ कम्युनिज्म, व्हाट इज़ सोशलिस्ट, व्हाट इज़ फासिज्म वगैरह। और हमने देखा था कि जो फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या फीचर्स है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जहाँ पर भी पॉलिटी एज अ जो सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में, वहाँ पे आर्टिकल से एक क्वेश्चन 100% होगा, ठीक है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो ग्रुप डी की एग्ज़ाम हो। तो आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे। ऐसे 2 आर्टिकल्स देखेंगे जो इमरजेंसी सिचुएशन, एपिडेमिक सिचुएशन, कुछ भी हो, इतने पावरफुल जो आर्टिकल है 2, जो कि कभी भी अमेंड या कहे तो कभी भी नल या वाइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। इतने पावरफुल जो आर्टिकल्स है वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं पार्ट 1। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो है सपोज ऐसे मान लीजिए एक क्लासरूम है और एक क्लासरूम में कोई एक ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, इस तरह से जैसे ग्रुप होते हैं ना क्लास में, लाइक माइंडेड पीपल एक जगह आ जाए, या फिर लाइक माइंडेड पीपल की फ्रेंडशिप हो जाए। जैसे आपका बेस्ट फ्रेंड जो है आप ही की तरह सोचता होगा, ठीक है, तो वो लाइक माइंडेड लोग एक ग्रुप में आ जाते हैं, आपके ग्रुप का कुछ नाम बन जाता है। सेम विथ पार्ट्स, पार्ट भी एक ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप है और उसके अंदर आर्टिकल्स है, अलग अलग आर्टिकल्स है, ठीक है। और शेड्यूल्स का कैसा है देखिए, कुछ इस तरह से जान लीजिए, एक सब्जेक्ट है, ठीक है, एक सब्जेक्ट है, तो शेड्यूल जो है वो एक सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट के अंदर जो है ये चैप्टर्स है, पार्ट 1 पार्ट 2, ये चैप्टर की तरह काम करते हैं। और आर्टिकल जो है अंदर वो एक तरह से इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं कि उस चैप्टर में एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से समझ में आ गया। शेड्यूल इज अ सब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट, एग्जाम्पल के तौर पे सब्जेक्ट है कोई, फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर जो पार्ट्स है वो एक चैप्टर है और चैप्टर के अंदर जो आर्टिकल है वो इन्फॉर्मेशन। अब कभी भी नहीं भूलोगे आप एग्जाम्पल, और आप कभी भी नहीं भूलोगे कि पार्ट और शेड्यूल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 आता है, क्योंकि ये सारे एक ही तरह के हैं इसलिए ये पार्ट 1 में आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 1 में लिखा गया है इंडिया, दैट इज भारत। देखिए इंडिया के 2 नाम हैं, इंडिया और भारत। इंडिया इस तरह से वर्ल्ड वाइड इंडिया बोला जाता है, और हमारे यहाँ पे लोकल जो बोलना होता है तब के टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसे भारत कहा जाता था, ठीक है। जैसे घर में एक नाम और बाहर एक नाम, उसी तरह से इंडिया एंड भारत। तो इंडिया दैट इज अ भारत शाल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। क्या मतलब है, इंडिया जो है हमारा वो अखंड है, इसमें जो है अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज का और स्टेट्स का बना हुआ है अखंड यूनियन। यूनियन का मतलब यहाँ पे जो है, सॉरी, स्टेट का मतलब जो यहाँ पे आता है वो कंट्री आता है, ये याद रखिए, ठीक है। यूनियन अखंड है ये, ठीक है। इसके बाद जानना ज़रूरी है कि एक बार अगर कोई स्टेट इंडिया में आ जाए तो वो इंडिया के बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। इसे कहते हैं स्टेट कैन नॉट बी सीडेड। क्या कहते हैं, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, बहुत बड़ी बुक है, यूपीएससी के स्टूडेंट्स इसे प्रेफर करते हैं, मैं नहीं बताऊंगी आपको प्रेफर करने के लिए बिकॉज ये ज़रूरी भी नहीं है आपके लिए। तो देखिए स्टेट कैन नॉट बी सीडेड, मतलब स्टेट का मतलब यहाँ पे देखिए इंडिया से है, हाँ। स्टेटेड का मतलब है कि जो है भारत कभी भी टुकड़ों में नहीं बटेगा, बिल्कुल नहीं बटेगा। अगर आप एक बार हमारे इंडिया में या भारत में एड ऑन हो गए एज अ स्टेट, एज अ यूनियन टेरिटरी और एज अ सिटी, आप हमारे इंडिया से बाहर नहीं जा सकते। जिस तरह से सिक्किम 1975 में हमारे यहाँ पे ऐड हुआ था एज अ स्टेट, ठीक है। 1975 में 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है 1975 में सिक्किम ऐड हुआ। गोवा जो है 1961 में, गोवा दमन एंड दीव 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत, ठीक है, ऑपरेशन विजय के तहत जो है हमने पुर्तगाली से जीता हुआ है। और तब के टाइम पे गोवा एज अ स्टेट नहीं था, एज अ सिटी था, उसको स्टेट का दर्जा बाद में दिया गया, ठीक है, याद रखिए। तो एक बार आप एंटर कर लो तो बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 4 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। तो आर्टिकल 3 कहता है पार्लियामेंट बाय मेकिंग अ लॉ कैन मेक अ न्यू स्टेट, इंक्रीज और डिक्रीज एरिया ऑफ अ स्टेट, चेंज नेम ऑफ द स्टेट।
क्या कहना चाहता है कि पार्लियामेंट को अधिकार होता है कि कोई नया जो है स्टेट बनाए, कोई एग्जिस्टिंग जो स्टेट है उसके टुकड़े कर दे, या फिर किसी सिटी का या फिर स्टेट का ही नाम अलग चेंज कर दे। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है एक बिल के तहत होता है सब कुछ, और बिल जो है वो साइन होता है प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट ही साइन करते हैं इस बिल को। देखिए प्रेसिडेंट आप इस तरह से कह सकते हैं लॉयन विदाउट टिथ, ठीक है, बिना दांतों वाला शेर। हमारा जो राजा है प्रेसिडेंट, इंडिया का जो राजा है वो प्रेसिडेंट है, हेड जो है वो अंधा राजा है, उसके हाथ से साइन होता है। आप कभी भी सुनोगे ना कि कोई एम्बेसडर जो है, इंडियन एम्बेसडर अपॉइंट किए गए, प्रेसिडेंट साइन करते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, इवन दो CGI एवरीबडी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट रूल कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर एज अ प्रधान, ठीक है, प्रधानमंत्री। तो ये याद रखना। तो आर्टिकल 3 के तहत क्या होता है कि पार्लियामेंट को हक है किसी भी स्टेट को, देखिए इस तरह से समझ लीजिए कोई इस तरह का कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड के अंदर आप कुछ भी बना लीजिए, लेकिन कंपाउंड टूटना नहीं चाहिए। कंपाउंड के अंदर आप गार्डन बना लीजिए, आपका ऑफिस बना लीजिए, आप स्कूल बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, ठीक है। एक कंपाउंड है, उसके अंदर रूम चेंज हो सकते हैं, रूम बढ़ भी सकते हैं, रूम कम भी हो सकते हैं, रूम का नाम चेंज हो सकता है, इस तरह से याद रखिए, ठीक है। तो आर्टिकल 3 के तहत जो है ये हमें ये पार्लियामेंट को हक होता है, ठीक है। तो नोट ये ध्यान रखिए, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 3 मिला के पूरा इंडिया बनता है, ठीक है। तो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक पार्ट 1 में आता है, और इसके बाद इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ यूनियन के बारे में बोला गया है, भारतीय या कहे तो इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में बात की गई है। जो अभी हाल फिलहाल अगर इसका आर्टिकल 3 का एग्जाम्पल दिया जाए तो देखिए उत्तराखंड, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ जो है 2000 में, ईयर 2000 में जो है अलग अलग टुकड़े होकर ये स्टेट बने थे, ठीक है। और हाल फिलहाल जो है बहुत बच्चों को पता भी होगा, 2 जून 2014 में जो है हमारा तेलंगाना बना था आंध्रा से अलग होकर। क्या बना था? तेलंगाना बना था आंध्रा से अलग होकर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, पार्ट 3। देखिए पार्ट 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जैसे कि आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, यूपीएससी में पूछा जाता है, लेकिन ऐसे ग्रुप डी और एसएससी के लिए वगैरह पूछा नहीं जाता। तो पार्ट 3 में आता है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35, उसमें आता है फंडामेंटल राइट्स। और हमने फंडामेंटल राइट्स जो है वो यूएसए से बोरो किए, ठीक है। हमने कहाँ से बोरो किए? यूएसए से बोरो किए। और एक बात, हमने जो प्रीएम्बल है वो भी यूएसए से ही बोरो किया है। प्रीएम्बल के बारे में एक सेपरेट वीडियो आएगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, पूरा प्रीएम्बल अच्छे से पढ़ाया जाएगा और एक एक शब्द का मतलब बताया जाएगा। आप अगर वो प्रीएम्बल का वीडियो भी देख लोगे ना, तो क्यों हमारा संविधान बना और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन चलता है या फिर किस तरह से बना हुआ है, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। प्रीएम्बल का वीडियो देख लेना तब, ठीक है। तो यूएसए से हमने क्या क्या बोरो किया है? फंडामेंटल राइट्स और प्रीएम्बल भी बोरो किया है। और हमने बहुत ज़्यादा, देखिए यूएसए का जो है हम जो बोरो कर चुके हैं वो हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिर भी जान लीजिए कि इम्पीचमेंट की प्रोसीजर, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उसको निकालना है, किस तरह से प्रेसिडेंट को निकालना है उसके पद से, वाइस प्रेसिडेंट को किस तरह से निकालना है, ये सब कुछ निकालने डालने की जो ये है ना, कैसे वो इस तरह से याद रखिए, डोनाल्ड ट्रंप कैसे बोलते हैं, यू आर फायर्ड। तो इस तरह से याद रखिए कि इस फायर करने का कोई चीज़ आया कि किसी को इम्पीचमेंट की वजह से निकाला जा रहा है, तो वो यूएसए से बोरो किया है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? स्टेट, यहाँ पे स्टेट मतलब कंट्री आता है, ठीक है, कोई महाराष्ट्र, कोई उत्तर प्रदेश, कोई बिहार, इस तरह से नहीं है। स्टेट शैल नॉट डिनाई, क्या नहीं डिनाई कर सकता? इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? विधि के समान समक्ष समानता, ठीक है, विधि के समक्ष समानता। क्या मतलब है इसका? कि कोई भी हो, उसका जो है सपोज कोई गरीब इंसान भी हो और कोई अंबानी हो, उन सब के लिए लॉ जो है वो, जो लॉ बना हुआ है, जो कानून बना हुआ है वो सेम होना चाहिए, ये बोलता है आर्टिकल 14। ये बहुत बार पूछा गया आर्टिकल 14, तो प्लीज़ याद रखिए। देखिए ये सब कुछ किताबी है, आपको किताबी करना है, ये ऐसा कोई आइडियल है, ये चीज़ है ना, थ्योरेटिकल है, कोई रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है।
तो ऐसे एकदम दिल पे मत लीजिए जीएस पढ़ते समय बिल्कुल भी, ठीक है। सिर्फ आपको याद करना है या फिर अच्छे से सुनना है और एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना है, हमें मार्क्स लेने से मतलब है, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 15 कहता है अ स्टेट शॉल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एक्सेट्रा। क्या मतलब है इसका? कि एक कंट्री, जो हमारी कंट्री है इंडिया, ये कभी भी डिस्क्रिमिनेट या फिर भेदभाव नहीं कर सकती हमारे पीपल पर या फिर भारतीय पर उसके रिलीजन के बेस पे। हिंदू हो, मुसलमान हो, ये हो, वो हो, ये इस बेस पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। रेस मतलब आप स्कूल से हो, आप शूद्र हो, ऐसे हो, ऐसा, इस पे आप बिल्कुल भी जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। कास्ट जैसे कि बताया, रिलीजन और कास्ट। सेक्स मतलब जैसे कि फीमेल एंड मेल वर्कर को सेम वेजेस पे, जो अगर कोई सेम काम कर रहा है तो सेम वेजेस उसे मिलने चाहिए, इस तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता। तो ये आता है आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 की एक जो है मूवी आई थी, अगर आपने देखा होगा तो आप जान सकते हैं कि आर्टिकल 15 का क्या मतलब महत्व है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 ये बताता है कि स्टेट को क्या डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ठीक है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 बोलता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या मतलब है? ये जो छुआछूत ऐसे करते हैं ना, कि पहले पहले होता था ऐसे कि शूद्र हो तो आप हमें हम आपके हाथ का पानी नहीं पीएंगे, ब्राह्मण कहते थे ना, इस तरह से। तो ये था अबोलिशन करना, ठीक है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था। हाल फिलहाल अभी मॉडर्न जो, या कहे तो फिर यूथ जो है, इंडिया का यूथ ऐसा कुछ नहीं मानता, और जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक राइट टू फ्रीडम है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या मतलब है इसका? कि आपको बोलने की आज़ादी है, आपको आपके फीलिंग एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पे जाके किसी के भी फोटो पे कुछ भी कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल नहीं, आपको ये आज़ादी नहीं देता है, ठीक है। साइबर बुली आता है इसके अंदर। आप बोलोगे कि हमारे पास तो आर्टिकल 19 है और हम जो है किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, नहीं, ये जो है डिफेमेशन होता है। डिफेमेशन का मतलब कि वो सामने वाले की मान हानि हो जाती है, और आप, वो जो बंदा है वो आप पे केस भी कर सकता है। तो आर्टिकल 19 जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, याद रखिए ये। और बहुत सारे आर्टिकल्स है, जैसे कि आर्टिकल 18 जो है, ठीक है। आर्टिकल 18 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिए। आर्टिकल 18 कहता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। टाइटल्स का माने जैसे कि देखिए, आप जो है इंडिया में टाइटल नहीं दिए जाते, कोई भी इंडियन टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता फॉरेन कंट्री से। जैसे अगर कोई नाइटहुड की उपाधि दे दी जाए आपको, ठीक है, जैसे कोई क्रिकेटर है और एलिजाबेथ टू अभी की जो क्वीन है यूके की, अगर उन्होंने किसी क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि दे, तो वो टाइटल जो है वो क्रिकेटर एक्सेप्ट नहीं कर सकता इंडिया के धरती पर। उसे हम नाइटहुड सम XYZ क्रिकेटर ऐसे करके नहीं बुला सकते, ये याद रखिए। ये टाइटल का अबोलिशन करता है आर्टिकल 18, ठीक है। 1954 में जब भारत रत्न, पद्मा अवार्ड्स, ये सब कुछ रिलीज किया गया था, तब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था कि इसे टाइटल की तरह यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो है ये अवार्ड्स है, ऑनर्स है, ये टाइटल नहीं है, ठीक है। फिर भी जो है कभी कभी लोग बोलते समय बोल देते भारत रत्न समथिंग समथिंग, ठीक है, उनके लिए वो ऑनर है, लेकिन जो है संविधान हमारा अलाउ नहीं करता इसे, ठीक है। आर्टिकल 18 के अंडर आता है ये सब कुछ, याद रखिए। अब देखिए मोस्ट पावरफुल आर्टिकल्स, दो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, ये याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 20 में 3 क्लॉजेस हैं, ठीक है, 3 क्लॉजेस है, बहुत ध्यान से सुनिए प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 20 के अंदर पहला क्लॉज आता है प्रोहिबिट्स में, ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन। एपिडेमिक की सिचुएशन है हमारे यहाँ पे, कोरोना वायरस की सिचुएशन है, फिर भी ये आर्टिकल सब पर लागू होता है और ये मानना पड़ेगा सबको, ठीक है। तो ये क्या कहता है? एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, क्रिमिनल लेजिस्लेशन का मतलब होता है जिस दिन लॉ बना है उस दिन से ही अप्लाई होगा। क्या मतलब है? देखिए, सपोज किसी ने जो है कोई क्राइम किया, ठीक है, सपोज किसी ने कुछ क्राइम किया है,
एग्जाम्पल के लिए संजय दत्त के बारे में ये करते हैं। संजय दत्त जो है टाडा के केस में फंस गए थे, है ना। तो उस समय टाडा के केस में फंसने के टाइम पे उस समय जो सज़ा थी वही सज़ा उन पर लागू होगी। आगे जाके टाडा की जो सज़ा थी वो कॉम्प्लेक्स हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो गई थी। लेकिन जो है संजय दत्त सिर्फ और सिर्फ 5 महीने कुछ तो जेल में रहे, क्योंकि उस समय वो सज़ा उतनी ही थी। ठीक है, समझ में आया ना कि अभी की सिचुएशन में 2020 में आप किसी ने कुछ क्राइम किया, ठीक है, सपोज किसी ने चोरी कर ली, एग्जाम्पल ले लीजिए, और चोरी की सज़ा है लाइक एक महीने की या फिर 1 मंथ की जो है जेल होगी, ठीक है। लेकिन आगे जाके 2025 में ऐसा होगा कि अगर आपने चोरी की है तो आपको चोरी किया हुआ सामान बस लौटा देना है और एक माफ़ीनामा लिखना है और आपको जो है माफ़ी मिल जाएगी। तो 2020 में का चोर जाके 2025 में नहीं बोलेगा कि आपने मुझे इस तरह की सज़ा दी थी पहले, अब आप इस तरह का लिबरल क्यों हो रहे हैं, आप तो भेदभाव कर रहे। बिल्कुल नहीं, जिस टाइम क्राइम हुआ उस टाइम की सज़ा मिलेगी आपको। अब समझ में आया ना। एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन का मतलब जिस दिन लॉ बना है उसी दिन से ही अप्लाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डबल जियोपार्डी। क्या मतलब है इसका? A person can be punished only once for an offense. Nobody can be put in a danger more than once. देखिए इसके पीछे एक छोटी सी कहानी मैं बताती हूँ। एक इंसान को जो है जज ने क्या कहा था कि इन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। तो उनके वकील बहुत ही ज़्यादा होशियार इंटेलेक्चुअल पर्सन, उन्होंने क्या किया कि फांसी के दिन वहाँ चले गए। आपने भी सुना होगा ये, फांसी के दिन वहाँ चले गए जेल के अंदर, कहा कि मुझे देखना है एक बार लास्ट टाइम हमारे जो मुवक्किल है। तो वो बंदे चले गए वकील अंदर। जैसे ही उन्हें फांसी दी गई ये भागते गया और वो जो मुवक्किल था उनका उनके पैर पकड़ लिए। अब उनके पैर पकड़ लिए तो उन्हें फांसी तो नहीं होगी ना, तो फिर उन्हें उतारना पड़ा, वो बंदा जिंदा रह गया। तो फिर जज को जाकर वकील ने कहा कि एक इंसान को आप एक ही बार सजा दे सकते हैं, एक जो उन्होंने गुनाह किया है, आप उन्हें दूसरी बार जो है फांसी पे बिल्कुल नहीं चढ़ा सकते, और जो कि बहुत ही सही बात थी। इसलिए अभी भी जब फांसी की सज़ा होती है तो ऐसे लिखा जाता है कि हैंग टिल डेथ, ऐसा कुछ। तो मतलब जब तक वो मरते नहीं तब तक उन्हें लटकाया जाए, इस तरह से कुछ। तो ये होता है डबल जियोपार्डी, कि एक पर्सन को जो है हम 2 बार डेंजर में नहीं डाल सकते, ठीक है। मतलब सज़ा के रिलेटेड ही है ये आर्टिकल 20। सेल्फ इंक्रिमिनेशन ऑफ एविडेंस, जो क्लॉज 3 है वो क्या कहता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन ऑफ एविडेंस। क्या मतलब है इसका? एक पर्सन, ठीक है, एक पर्सन को आप बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर सकते कि वो गवाही दे अपने ही खिलाफ बोल दे कि हाँ मैंने उसको उकसाया था और फिर उसने सुसाइड कर लिया, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, आपको पावर दी जाती है कि आप उनको जो है लाई डिटेक्टर से जो है आपकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, आप जो है वरिस टेस्ट कर सकते हैं उनके ऊपर। लेकिन कोर्ट में वो बंदा या बंदी अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स जो है आर्टिकल 20 कभी भी सस्पेंड नहीं होते, याद रखना, इवन इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाइफ से रिलेटेड है ना किसी के, तो बिल्कुल भी लाइफ ही तो मैटर करती है ना। इसलिए जो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी भी जो है सस्पेंड नहीं होते। तो समझ में आ गया ना आर्टिकल 20? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से देखिए, ठीक है। लेकिन मैंने बहुत ही जो है बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल या फिर कहे तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल में बता दिया आपको। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 के हिसाब से जो है हमें आज़ादी मिलती है, राइट टू लाइफ, ठीक है। क्योंकि हर एक को जो है ये राइट है, हमारा जीने का हक है, ठीक है। तो ये हक हमें आर्टिकल 20 के हिसाब से मिलता है। राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, ज़रूरी है हमारे लिए जो है हेल्दी इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इमीडिएट जो है मेडिकल अटेंशन मिलना चाहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो हमें इमीडिएट जो है मेडिकल अटेंशन मिलना चाहिए, ये बताता है आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 जो है पूरा का पूरा राइट टू लाइफ पे है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन भी आएगा ना तो खाली इतना आएगा कि राइट टू लाइफ जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल 21 याद रखना है, ठीक है, आर्टिकल 21। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन।
ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो आर्टिकल 23 एंड 24 तो एक साथ ही है, 23-24, तो इस तरह से याद रखिए, आपको याद हो जाएगा 23-24। तो देखिए आर्टिकल 23 के हिसाब से बोला जाता है कि प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर। क्या मतलब है कि आप ज़बरदस्ती किसी को काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हालांकि अगर सपोज वो सरकारी जॉब में लग जाए तो आप उन्हें ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ये काम आप पूरा करो, बिल्कुल नहीं। ये आर्टिकल 23 के तहत जो है ये एक गुनाह माना जाता है। वो बंदा जब चाहे करे, है ना, एग्ज़ाम की डेट कभी भी निकाले, एग्ज़ाम का कंडक्ट कभी भी करे, वो उन पे डिपेंड है ना। तो इस तरह से, लेकिन देखिए एक्सेप्शन तो देखिए, इलेक्शन ड्यूटी होगी तो आपको जो है काम करना ही पड़ेगा। आपको संडे के दिन भी बुलाया जाएगा, आपको हॉलीडेज के दिन भी बुलाया जाएगा, आपको वहीं रखा जाएगा, ऑफिस में ही रखा जाएगा रात दिन। ठीक है, तो मतलब देखिए, मतलब बनाने वाले ने इतना अच्छा बनाया ना संविधान कि अगर समझ जाओ ना तो बस फिर। तो एक्सेप्शन क्या है, इलेक्शन ड्यूटी। इलेक्शन ड्यूटी के टाइम पे आप ये आर्टिकल वगैरह कोई थोप नहीं सकते हम पे। ठीक है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, जैसे कि कुछ कहीं पे लाइक बाढ़ आ जाए या फिर कुछ हो जाए, तो जो भी क्या कहते हैं उसे, मिलिट्री है या फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम है, ये बोल नहीं सकती कि वहाँ पे तो बाढ़ आ चुकी है हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं, आपको जाना पड़ेगा। आप ये आर्टिकल दिखाकर नहीं बोलेंगे हम तो आर्टिकल 23 के तहत ये हमारी तौहीन हो रही है, बिल्कुल नहीं, आपको जाना पड़ेगा। तो ये सोशल वेलफेयर के तहत आता है। और दूसरा एपिडेमिक कंडीशन, जिस तरह से कोरोना वायरस की कंडीशन है, फिर भी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ है उन्हें बुलाया जाता है, इवन दो जहाँ पे कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स है वहाँ पे वो लोगों को काम करना पड़ता है। तो ये आर्टिकल 23 जुमला ही समझो, ठीक है, जुमला ही है ये। तो इस तरह से आर्टिकल 23 का मतलब क्या है कि प्रोहिबिट करता है आपको फोर्स लेबर के लिए। ठीक है, मतलब आप फोर्सली किसी को कह नहीं सकते कि वो काम कीजिए। ठीक है, प्रोहिबिशन, आर्टिकल 23 का यह है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है, आर्टिकल 24 बहुत बार पूछा जाता है, आर्टिकल 24 सॉरी, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। 23 एंड 24 याद रह जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, आर्टिकल 21A। तो आर्टिकल 21 क्या देखा हमने, राइट टू लाइफ, है ना, राइट टू लाइफ, राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, इमीडिएट मेडिकल जो है अटेंशन या फिर कहे तो मेडिकल सपोर्ट। आर्टिकल 21A जो है ये एक अमेंडमेंट के तहत ऐड ऑन किया गया। ठीक है, याद रखिए। तो ये आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, जो बच्चे होंगे 6 से 14 साल के एज ग्रुप में, उन्हें अधिकार है प्राइमरी एजुकेशन लेने का। ठीक है, तो ये कब एड ऑन किया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, तो 2002 में ये ऐड किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर लिख भी दिया है, इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ में आप देख लीजिए। ठीक है, पीडीएफ रिवाइज कर लीजिए, एक बार क्लास हो गया ना तो रात में सोने से पहले एक बार रिवाइज भी कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, आज हमारा आज हमारा क्लास खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड ऑफ कोर्स प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।